4 बजे वो नूरुल हुदा के साथ कसरे फारूकी के लाउंज में दाखिल हुई तो बाबा जान के साथ मलिक नासिर पहले से मौजूद थे। नूरुल हुदा को शतरंज खेलने का तो कोई शौक नहीं था, मगर देखने का शौक जरूर था। वो वहीं बैठकर उन दोनों को शतरंज खेलते देखने लगे। मलिहा अलबत्ता सलाम दुआ के बाद जल्दी उठ गई थी। अपने कमरे में आकर उसने कपड़े भी तब्दील नहीं किए। खुले बालों को चूड़े की शक्ल में लपेटकर नंगे पांव कमरे में चक्कर काटते वो मलिक नासिर के जाने का इंतजार कर रही थी। हालांकि वो जानती थी कि इंतजार फजूल है। मलिक अंकल रात के खाने के बाद ही जाएंगे, फिर भी वो टहलती रही। शाम ढल चुकी थी जब मलिहा के कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खुला है, उसने कहा। फिर बहादुर को आते देखकर वो बेड पर उठ बैठी। बीबी साहब, खाना लग गया है। मुझे भूख नहीं, उसने कहा और पूछा, अच्छा सुनो, मलिक अंकल चले गए हैं या अभी बैठे हैं? चले कहाँ जाएंगे जी, अभी तो बैठे हैं, खाना खाएंगे फिर चाय पी कर जाएंगे। वैसे एक बात बताएं बीबी साहब, ये मलिक साहब बिल्कुल ही वेले हैं। वो हंस पड़ी, फिर हंसी रोककर संजीदगी से बोली, ज़्यादा बातें बनाने की ज़रूरत नहीं है, जाओ अपना काम करो। वो जाने लगा तो मलिहा ने उसे रोक कर कहा, और सुनो, जब अंकल चले जाएं तो मुझे बता देना। वो सर हिलाकर चला गया। इशा की नमाज पढ़कर वो बेड पर आ बैठी, फिर उठी और बालकनी में आ गई। न जाने कितनी देर गुजर गई थी कि दरवाज़ा फिर बजा। इस बार भी बहादुर था। उसने मलिक नासिर के जाने का बताया। ठीक है, तुम जाओ। उसे भेजकर मलिहा बाथरूम में गई। मुंह पर पानी के छींटे मारकर कमरे में आई, बालों को सुलझा कर क्लिप किया और कमरे से बाहर आ गई। बाबा जान के कमरे के दरवाजे की नाप पर हाथ रखे वो एक पल को हिचकिचाई, फिर दूसरे ही पल खुद को मजबूत करते उसने दरवाज़ा खोला और कमरे में आ गई। बाबा जान आतिशदान के सामने रखी रॉकिंग चेयर पर आंखें बंद किए नीम दराज थे। मलिहा जानती थी वो सो नहीं रहे थे, ये उनकी आदत थी। वो जब भी किसी गहरी सोच में होते तो यूं ही आंखें बंद करके रॉकिंग चेयर पर नीम दराज हो जाते। मलिहा उनके सामने कुशन पर बैठ गई। बाबा जान, अपने हाथ पर मलिहा के हाथ का लम्स और फिर उसकी आवाज़ सुनकर बाबा जान ने आंखें खोलकर उसे देखा, फिर पूछा, क्या बात है? बाबा जान, वो मैं आपसे एक बात करना चाहती थी। वो अटक कर बोली। बाबा जान ने खुशगवारियत से कहा, कमाल है, मैं भी कुछ दिनों से एक बात तुमसे करना चाह रहा हूँ, पर समझ नहीं पाता कैसे कहूँ। ऐसी क्या बात है? उसने पूछा। नहीं, बाबा जान बोले, बात करने की हिम्मत पहले तुमने की है, इसलिए पहले तुम बताओ क्या कहना चाहती हो। वो सोच कर आई थी हर हाल में उनसे बात करके रहेगी, पर अब गड़बड़ा गई। वो बाबा जान, मैं इतना बोलकर ही वो हाँफने लगी तो बाबा जान ने अपने हाथ पर रखा उसका हाथ थामकर हौसला देने के अंदाज में कहा, बोलो मलिहा, क्या बात है? बाबा जान, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। आखिर उसने कह ही दिया। किससे? वो हैरत से बोले। तवक्कुफ के बाद उसने कहा, वजदान मुस्तफ़ा से। बोलने के साथ ही उसने अपने झुके हुए सर को कुछ और झुका लिया। बाबा जान की पेशानी पर सलवटें उभर आई थीं। ये वजदान मुस्तफ़ा कौन है और तुम उसे कैसे जानती हो? मैं उससे लाइब्रेरी में मिली थी। मलिहा की झुकी पलके, रुका रुका अंदाज। बाबा जान ने बहुत कुछ अखज़ कर लिया था। गैर महसूस अंदाज में मलिहा का हाथ छोड़ते हुए वो पथरीले लहजे में बोले, मुझे उससे क्यों मिलवाना चाहती हो? वो बोली तो आवाज़ कुछ और भी धीमी होगी। बाबा जान, मैं उससे, मगर हज़ार कोशिश के बाद भी मोहब्बत का लफ्ज़ शर्म ने ज़ुबान पर आने नहीं दिया तो जुमला ही बदलते हुए कहा, वो मुझसे शादी करना चाहता है। और आंखें मीचे उनके रद्द अमल का इंतज़ार करने लगी। फिर मलिहा ने उनकी आवाज़ सुनी, जाओ, जाकर सो जाओ। मलिहा ने आंखें खोली और सर उठाकर उन्हें देखा और ख्वाहिश की काश कभी ना देखा होता। उनका चेहरा किसी चट्टान की तरह सख्त और बेजान था, लेकिन आंखें आग उगल रही थीं। बेदम सी पुकार की सूरत उसकी ज़ुबान से निकला, बाबा जान जाओ। वो कठोरपन से बोले। मलिहा तड़प उठी। बाबा जान, मेरी बात तो सुने। उसने बाबा जान का हाथ थामकर कुछ कहना चाहा, पर बाबा जान बेदर्दी से उसका हाथ झटक कर काटदार आवाज़ में बोली, मैं एक लफ्ज़ और सुनना नहीं चाहता, ना तुम्हारी सूरत देखना चाहता हूँ, चली जाओ यहाँ से। मलिहा को लगा किसी ने उसके जिस्म को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया हो। वो दर्द से बिलबिला उठी। बाबा जान, आप एक बार उससे मिल तो लें, वो बहुत अच्छा है। मलिहा, हट जाओ मेरे सामने से। मलिहा ने जिंदगी में पहली बार उनकी पुरजलाल आवाज़ की गूंज सुनी थी। वो झटके से उसे हटा कर खड़े हुए। मलिहा उनके पांव पकड़कर रो पड़ी। ऐसा मत करें बाबा जान, मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं उसे भूल जाऊं। मलिहा को लग रहा था आतिशदान में जलती आग ने उसके बदन में रास्ता बना लिया है और अब उसका अंदर सूखी लकड़ी की तरह जल रहा है। वो दोनों हाथ पुश्त पर बांधे शांत से सर उठाए खड़े थे। उनके चेहरे पर पड़ते शोलों के अक्स ने उन्हें चट्टान जैसी सख्ती दे रखी थी और उनके पैर पकड़कर उनके घुटने से पेशानी टिका के रोती मलिहा खाक होती जा रही थी। तो मुझे भूल जाओ, वो कितने आराम से कह रहे थे। मलिहा रोना भूल गई। उसने सर उठाकर उनकी तरफ देखा और सरगोशी जैसी आवाज़ में फरियाद की, मैं मर जाऊंगी पापा जान। मर जाओगी तो तुम्हें कंधों पर उठाकर अपने हाथों से दफनाऊंगा, लेकिन अगर नाफरमानी करोगी तो मरते दम तक तुम्हारी सूरत नहीं देखूंगा।
اس کے رحم کی آخری اپیل بھی بے رحمی سے مسترد ہوگی۔ ملیحہ کو اچانک ہی لگنے لگا کہ ہوا میں آکسیجن ختم ہو گئی ہے۔ آخر وہ اپنے نیم جان وجود کو سنبھالتے ہوئے اٹھی اور شکستہ قدموں سے اپنے کمرے میں آ کے دروازے کو اپنے پیچھے بند کرتے وہ وہیں دروازے کے پاس گر سی گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ایک تواتر سے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے، مگر وہ بے نیازی سے لب بھینچے ساکت بیٹھی تھی۔ رات گزر چکی تھی اور فجر کی اذان کی آواز سنائی دینے لگی۔ ملیحہ سیدھی ہو کر بیٹھی اتنے غور سے اذان کے الفاظ سننے لگی جیسے پہلی بار سن رہی ہو۔ ایک عدالت ایسی ہے جہاں سے میری رحم کی اپیل مسترد نہیں کی جائے گی۔ ایک امید نے اس کے مردہ جسم میں جان ڈال دی۔ وہ اٹھی مگر لڑکھڑا گئی۔ ساری رات ایک ہی زاویے سے بیٹھے اس کا جسم اکڑ گیا تھا۔ وہ پھر اٹھی۔ اس بار اس کے قدموں نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ وضو کر کے وہ جائے نماز پر کھڑی ہوگی۔ نماز تو وہ ہر روز 5 بار پڑھا کرتی تھی، مگر اتنے خشوع و خضوع کے ساتھ پہلی دفعہ پڑھ رہی تھی۔ وہ فرضوں کی دوسری رکعت میں تھی کہ دستک کے بعد کوئی دروازہ کھول کر کمرے میں آ گیا۔ نماز ختم کرتے ہوئے ملیحہ نے دائیں جانب سلام پھیر کر بائیں طرف گردن موڑ کر سلام پھیرا تو نظر سیاہ پٹیوں والی چپلوں میں مقید سرخ و سفید پیروں پر رک گئی۔ آج سے 3 دن بعد یعنی جمعے کے روز تمہارا نور الہدا کے ساتھ نکاح ہے۔ تمہیں جو بھی تیاری کرنی ہو آج اور کل میں مکمل کر لینا، زیادہ بڑا فنکشن نہیں ہے۔ تمہارے ننیال والے ہوں گے اور میرے کچھ دوست، شاید کچھ مہمان نور الہدا کے بھی ہوں گے۔ تم جن کو بلانا چاہو ان کے ناموں کی فہرست بنا کر میرے کمرے میں لے آؤ۔ رات آزمائش اور صبح سزا لے کر آئی ہے۔ اس نے سوچا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایک آنسو اس کے گال پر بہہ گیا۔ بابا جان ایک نظر اس کی خاموشی کو دیکھ کر کمرے سے باہر آ گئے، پھر سیڑھیاں اتر کر ہال کے دروازے سے باہر لان میں نکل آئے۔ نور الہدا اپنی روٹین کے مطابق ٹریک سوٹ پہنے ایکسرسائز کے لیے لان میں آئی تو بابا جان کو اس وقت وہاں دیکھ کر حیران سے ان کے پاس آ گئے۔ کیا بات ہے بابا جان، آج صبح صبح لان میں نظر آ رہے ہیں؟ کیا آرمی لائف کا شیڈول دوبارہ سے شروع کرنے کا ارادہ ہے؟ وہ خوش دلی سے مذاق کرتے ہوئے بولے، مگر بابا جان کے چہرے پر کھنڈی سنجیدگی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں نور الہدا، بلکہ یوں سمجھو میں ایک فیصلہ کر چکا ہوں، تمہیں اس کی اطلاع دے رہا ہوں۔ کہیے بابا جان۔ میں نے تمہاری اور ملیحہ کی شادی طے کر دی ہے۔ نور الہدا آخری انسان ہی تو تھے جن کے سینے میں دل بھی تھا، اور اس دل میں جذبات بھی۔ ملیحہ کی بے تکلفی اور بے ساختگی کے باوجود کبھی کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوئے تھے۔ انہیں معلوم تھا وہ ملیحہ کے لیے کبھی بھی خاص نہیں بن سکے، مگر ملیحہ تو ان کے لیے خاص تھی۔ یہ سچ تھا کہ انہوں نے ملیحہ کو پانے کی خواہش کبھی نہیں کی تھی، لیکن وہ بن مانگے انہیں مل رہی تھی۔ وہ خوش کیسے نہ ہوتے؟ مگر بابا جان کے سامنے خوشی کا اظہار کر نہیں سکے۔ لیکن جب انہوں نے کہا جمعے کی شام تم دونوں کا نکاح کر دیا جائے گا اور ہفتے کو ولیمہ، اس کے بعد میں چاہتا ہوں تم دونوں کچھ دنوں کے لیے لندن چلے جاؤ، وہاں گھوم پھر آنا، تو وہ حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ جمعے کو؟ یعنی صرف 3 دن بعد؟ بابا جان اتنی جلدی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بات ضرورت کی نہیں، میرے فیصلے کی ہے، وہ اپنے مخصوص انداز میں بولے، اور میں اپنی اولاد سے اس بات کی توقع کرتا ہوں کہ وہ میرے فیصلوں کو مانے گی۔ پھر کچھ نرم پڑتے ہوئے کہا، سیدھی سی بات ہے نور الہدا، لڑکا اور لڑکی گھر میں ہی ہیں اور کلمے کسی بھی وقت پڑھوائے جا سکتے ہیں، تو پھر انتظار کس لیے؟ آپ ملیحہ کی مرضی معلوم کر چکے ہیں؟ انہوں نے تذبذب سے پوچھا۔ میں ابھی اسی کے پاس سے آ رہا ہوں۔ یہ مبہم جملہ ان کے لیے زندگی کا واضح پیغام تھا۔ وہ بے اختیار بابا جان کے گلے لگ گئے۔ بنا مانگے ہی زندگی نے آج وہ دیا ہے کہ ساری عمر شکر میں گزرے گی۔ بولنے کے بعد انہیں دھیان آیا کہ کس سے کیا بول گئی ہیں۔ ان سے الگ ہو کر وہ خجالت سے سر کھجانے لگے تو بابا جان ایک مسکراتی نگاہ ان پر ڈال کر آگے بڑھ گئی۔ انہوں نے بابا جان کو جاتے ہوئے دیکھا اور گہری مسکراہٹ ان کے چہرے پر پھیل گئی۔ انسان بہت جلد باز ہے، کبھی تو سمندر کی بے رحم موجوں کا مقابلہ کرتے اچانک کنارہ نظر میں آ جائے تو اسے نظر کا دھوکہ سمجھ کر خود کو لہروں کے حوالے کر دیتا ہے، اور یہ تحقیق بھی نہیں کرتا کہ وہ جہاں ڈوبا وہاں ساحل تھا۔ اور کبھی صحرا میں چمکتی ریت کو پانی سمجھ کر جھلستی ریت میں دوڑتا چلا جاتا ہے، یہ سوچے بغیر کہ آبلا پائی کا یہ سفر تشنگی کو بڑھا تو نہیں دے گا۔ مگر ہر غلطی نظر انداز نہیں کی جاتی، کچھ غلطیوں پر سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ نور الہدا کو بھی اس ایک مسکراہٹ کا خمیازہ تمام عمر ادا کرنا تھا۔ 8 بجتے ہی ملیحہ نے سمیرہ کو فون کر دیا اور چھوٹتے ہی کہا، تم ابھی اور اسی وقت یہاں آ جاؤ، خیریت تو ہے؟ کیا ہوا؟ وہ حیران تھی۔ ملیحہ جھنجھلا کی، سوال مت کرو، بس فوراً گھر آ جاؤ۔ مگر ملیحہ کچھ بتاؤ تو سی، بتانے کے لیے ہی تو بلا رہی ہوں۔ اس کی آواز میں نمی محسوس کر کے سمیرہ پریشان ہو گئی تھی، مگر خود کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں آ رہی ہوں، تم پریشان مت ہونا۔ 15 منٹ بعد ہی سمیرہ ملیحہ کے کمرے میں تھی اور ملیحہ کی زبان سے سب حال سن کر وہ واقعی بوکھلا گئی۔ تم نے تو کہا تھا تم نور الہدا سے محبت کرتی ہو، تو یہ وجدان بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ وہ عاجزی سے بولی۔ وہ تو میں اب بھی کہوں گی کہ مجھے ہادی بھائی سے محبت ہے، مگر اپنی زندگی میں صرف وجدان کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔
सुमेरा ने सर पकड़ लिया। अपने बाबा जान को तुम मुझसे बेहतर जानती हो, उनकी जिद मिसाली है, वो अपना फैसला बदल लेंगे ऐसा तो सोचना भी फजूल है। वो किसी के समझाने से समझने वाले नहीं, लेकिन अल्लाह के वास्ते तुम तो कुछ समझदारी से काम लो। उसने बेड पर घुटनों में सर दिए बैठी मलिहा से कहा, फिर उसके करीब बेड पर बैठकर उसे समझाने लगी। देखो मलिहा, सच तो ये है कि नूरुल हुदा और वजदान का कोई मुकाबला ही नहीं, बल्कि गैर जानिबदारी से अगर देखो तो नूरुल हुदा वजदान से कई ज़्यादा बेहतर है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है, किस कदर ज़मीन जायदाद के मालिक है शायद उन्हें भी ठीक से अंदाज़ा ना हो, और क्या गज़ब की पर्सनैलिटी है। मैंने ऐसा खूबसूरत मर्द अपनी ज़िंदगी में कोई और नहीं देखा। फिर वो कोई अनजान तो नहीं है? 2.5-3 महीने से तुम दोनों एक साथ एक छत के नीचे रह रहे हो। उनकी हर अच्छी बुरी आदत से तुम वाकिफ़ हो, रुखसत हो कर भी तुम्हें कहीं और नहीं जाना। शादी के बाद भी तुम अपने इसी घर में रहोगी। सबसे बढ़कर यह कि नूरुल हुदा को तुम्हारी बहुत परवाह है। मैंने खुद देखा था शादी के बाद जब वो तुम्हें लेने आए थे तो इस तरह तुम्हारा ख्याल कर रहे थे जैसे तुम कांच की गुड़िया हो। और वजदान के सिर्फ एलएलबी तो किया है, अभी तो उसे अपना कैरियर बनाना है, स्टेटस अच्छा है, मगर नूरुल हुदा की तरह करोड़ों का मालिक तो वो नहीं। पर्सनैलिटी ठीक ठाक ही है, मगर नूरुल हुदा की तरह डैशिंग नहीं। वजदान कहीं भी नूरुल हुदा के सामने नहीं टिकता। उसमें है ही क्या जो नूरुल हुदा के सामने टिक पाए। मलिहा ने सुमेरा को देखा और थकी थकी आवाज़ में कहा, इसमें क्या है सुमेरा, मुझे नहीं मालूम, मगर जिस पल वो मेरे साथ होता है लगता है यही ज़िंदगी है। उसके लहजे में कोई तो बात ऐसी थी कि सुमेरा ने घबरा कर उसका चेहरा अपने हाथों में भर लिया। मलिहा, ये बस कुछ दिन की तकलीफ है, सब्र से झील लो, फिर देखना नूरुल हुदा कभी तुम्हें तकलीफ होने नहीं देंगे, वो तुम्हें खुश रखेंगे। वो आजिज़ी से बोली। मैं जानती हूँ सुमेरा, वो मुझे खुश रखेंगे। भला ये कैसे हो सकता है कि मैं हादी भाई के साथ खुश ना रहूँ मगर जिंदा नहीं रहूँगी। मलिहा, तुम्हें क्या हो गया, क्यों तुम पागलों जैसी बातें कर रही हो? सुमेरा ने उसे शानों से पकड़कर झिंझोड़ दिया और मलिहा एकदम ही फूट कर रो पड़ी। सुमेरा ने उसके आंसू पूंछते हुए नरमी से कहा, इस तरह खुद को थकाने का क्या फ़ायदा, संभालो खुद को, जो हो रहा है हो जाने दो। वो ज़ियत से बोली। हो तो जाने दो, पर जब मैं खुद को उसके बगैर सोचती हूँ तो मेरा दम घुटता है। मलिहा प्लीज़। सुमेरा ने उसे रोकना चाहा, पर वो ख्वाबनाक लहजे में धीरे धीरे बोलती ही रही। जानती हो, जब वो मुझे देखता है तो मेरी रूह तक उसके इख्तियार में चली जाती है। उसकी ज़ुबान से निकला हर लफ्ज़ मेरे दिल पर वही की तरह उतरता है। मेरा तो ध्यान उसकी ज़ात से नहीं हटता, मेरी नज़र किसी और तरफ कैसे जाएगी? वो मुझसे मांगता तो मैं इनकार कर देती, पर उसने मुझे मुझसे छीन लिया है। मैं तो खुद अपनी भी नहीं रही, किसी और की कैसे हो जाऊं? लेकिन बाबा नहीं समझते, मैं मर जाऊंगी सुमेरा, मैं सचमुच मर जाऊंगी। वो तड़प तड़प कर रो दी, यूं कि उसे गले से लगा कर चुप करवाती। सुमेरा खुद भी रो पड़ी। उसने अपने आंसू साफ किए, फिर उसके चेहरे से आंसू साफ करते हुए बोली, ठीक है। वो बेड से उठी और मलिहा को भी हाथ पकड़कर अपने साथ उठाते हुए बोली, उठो और चलो मेरे साथ। मुझे पता है मोहब्बत करना और फिर छोड़ देना दोनों ही बातें तुम्हारे लिए आसान नहीं। मैं अब्बू और चाचू को सब बता देती हूँ। अब्बू तो यूं भी वजदान को बेटा मानते हैं, वो ज़रूर फूफा जान को मना लेंगे, और बिलफर्ज नहीं भी मना सके तो भी तुम पर उनका बहुत हक है। फरियाल फूफो की मौत से तुम्हारे रिश्ते तो नहीं मर जाते ना? मगर वो अपनी जगह से हिली भी नहीं थी और अपना हाथ छुड़ाते उसने तासुब भरी निगाह सुमेरा पर डालकर कहा, बाबा जान ने इसलिए तो मुझे पाल पोस कर बड़ा नहीं किया था कि मैं उन्हें छोड़कर चली जाऊं। फिर वो कतियत से बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ना किसी और से मदद मांगकर बाबा जान को शर्मिंदा करूंगी। ये बाप बेटी का मामला है, अगर मैं खुद उन्हें मना सकी तो ठीक, वरना जो वो कहेंगे वही करूंगी। तुम बस इतना कर दो कि बाबा जान से मुझे साथ ले जाने की इजाज़त ले लो। मेरा वजदान से मिलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मुझे लग रहा है बाबा जान मुझे अकेले जाने की इजाज़त नहीं देंगे। जिस तरह एक रात में उन्होंने मेरी शादी करने का फैसला किया, उससे तो यही जाहिर होता है कि अब उन्हें मुझ पर एतमाद नहीं रहा। वो आखिर में आज़र्दा सी हो गई थी। सुमेरा ने उलझ कर कहा, तुम क्या करना चाहती हो? वजदान को बाबा जान के सामने ला खड़ा करना चाहती हूँ। मुझे यकीन है बाबा जान अगर एक बार भी उससे मिल लेंगे तो मेरा हाथ उसके हाथ में देने पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। कुछ तो वजदान में ऐसा है कि एक बार जिससे मिल ले उसके दिल में उतर जाता है। वो बहुत यकीन से कह रही थी। ठीक है, मैं फूफा जान से इजाज़त लेकर आती हूँ, तब तक तुम ज़रा कपड़े बदल कर अपना हुलिया ठीक कर लो, सुमेरा ने कहा, और फिर उठकर बाबा जान के पास आ गई जो उस वक्त स्टडी में मौजूद थे। हालांकि वो सोच कर आई थी कि उसे उनसे क्या कहना है, फिर भी बुरी तरह घबरा रही थी। बाबा जान की शख्सियत ऐसी थी कि सामने वाला ख्वामखा ही नर्वस हो जाए, और सुमेरा के पास तो नर्वस होने की वजह भी थी। अस्सलाम वालेकुम फूफा जान। उसने थूक निकलकर सलाम किया। टेबल के दूसरी तरफ बैठे बाबा जान ने अपने सामने खुला ज़मीनों के हिसाब किताब का रजिस्टर बंद किया और सुमेरा को अपनी ज़ीरक निगाहों की गिरफ्त में लेकर बोले, वालेकुम सलाम, बैठो बेटा। सुमेरा एक कुर्सी पर टिक गई तो उन्होंने कहा, कैसी हो और घर में सब खैरियत है? जी फूफा जान, अल्लाह का शुक्र है। फिर उन्होंने तो इतनी सुबह उसकी आमद पर कोई सवाल नहीं किया था, मगर वो खुद ही बताने लगी,
8 بجے ملیحہ کا فون آ گیا تھا، کہنے لگی جلدی سے گھر آ جاؤ، یہاں آ کر اس کی شادی کا پتہ چلا تو میں نے سوچا آپ کو مبارکباد دے دوں۔ تمہیں بھی مبارک ہو۔ خیر مبارک، لیکن پھپھا جان شادی کی تیاری بھی تو کرنی ہے، دن بھی تو کتنے تھوڑے ہیں، ملیحہ نے فون پر بتا دیا ہوتا تو میں امی اور چچی جان کو بھی ساتھ لے آتی۔ اب سوچ رہی ہوں کہ آج ہی اسے اپنے ساتھ شاپنگ پر لے جاتی ہوں، کل امی آ جائیں گی تو باقی کی شاپنگ ان کے ساتھ کر لیں گے۔ ٹھیک ہے۔ وہ اسے گہری نظروں سے کھوج رہے تھے اور سمیرا کی ہتھیلیاں تک پسینے سے بھیگی۔ تو میں ملیحہ کو اپنے ساتھ لے جاؤں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں لے جاؤ، ڈرائیور کے ساتھ جانا، میں بھی کسی سے کہہ کر گاڑی تیار کروا دیتا ہوں۔ جی پھپھا جان۔ وہ سعادت مندی سے گردن ہلا کر اٹھی اور جانے لگی۔ سمیرا، بابا جان نے اسے آواز دی۔ جی پھپھا جان۔ وہ ایک دم ڈر کر پلٹی۔ خریداری کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے بیٹا، انہوں نے کہا، پھر راز میں سے ہزار کے نوٹوں کی 2 موٹی گڈیاں نکال کر ٹیبل پر رکھ دی۔ سمیرا نے آگے آ کر وہ گڈیاں اٹھا لیں۔ پر خیال رہے شام 7 بجے سے پہلے تم دونوں گھر پہنچ جاؤ، شام کو ملیحہ اور نور الہدیٰ کی منگنی کی تقریب ہے، میں نے افتخار سے فون پر بات کر لی ہے، وہ سب لوگوں کو لے کر شام میں یہاں آ جائے گا۔ سمیرا کا جی چاہت سامنے والی دیوار پر جا کر زور سے سر مارے، مگر ضبط سے مسکرا کر اللہ حافظ کہتی وہ مڑ گئی۔ سمیرا نے سانس چھوڑتے ہی خود کو ریلیکس کیا۔ اس کے جانے کے بعد بابا جان نے ریسیور اٹھایا اور کوئی نمبر ڈائل کرنے لگے۔ ملیحہ کے کمرے میں آ کر سمیرا نے سانس چھوڑتے ہوئے خود کو ریلیکس کیا، پھر ملیحہ کو دیکھا جس نے اس کے کہنے کے باوجود کپڑے نہیں بدلے تھے اور ابھی تک اس جارجٹ کی بلیک ساڑی میں تھی۔ بس اتنا تھا کہ اس نے اوپر سے میرون شال اوڑھ لی تھی، البتہ منہ ہاتھ دھو کر بال بنا لیے تھے۔ سمیرا نے اسے غنیمت سمجھا۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھ چکی تو سمیرا نے اسے اطلاع دی۔ شام کو تمہاری منگنی ہے پھوپھا جان، سب رشتہ داروں کو فون کر کے بتا چکے ہیں، مجھ سے بھی کہا ہے کہ شام 7 بجے تک تمہیں گھر لے کر آ جاؤں۔ ملیحہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ کار قصر فاروقی سے نکل کر مین روڈ پر آ گئی تھی۔ اس روڈ پر آگے جا کر ایک ذیلی سڑک تھی، لائبریری اسی سڑک پر واقع تھی۔ مین روڈ پر آتے ہی وہ لوگ ٹریفک جام میں پھنس گئے۔ سمیرا نے ڈرائیور سے کہا، ذرا جا کر معلوم تو کرو ٹریفک کیوں رکا ہوا ہے؟ ڈرائیور، جی اچھا کہہ کر اتر گیا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ واپس آ گیا۔ اپنی سیٹ پر بیٹھ کر اس نے پلٹ کر کہا، کچھ دیر لگ جائے گی، آگے کسی موٹر سائیکل سوار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایمبولینس وغیرہ تو پہنچ گئی ہے، زخمی کو اسپتال بھیج کر پولیس اپنا باقی کا کام نپٹا کر راستہ کھول دے گی۔ بار بار بے چینی سے پہلو بدلتی ملیحہ سمیرا سے بولی، یہ ٹریفک تو جانے کب کھلے گا، لائبریری کا یہاں سے زیادہ فاصلہ بھی نہیں ہے، میں پیدل نکلتی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ سمیرا نے اختلاف نہیں کیا۔ پھر ملیحہ نے ڈرائیور کی طرف رخ کیا، تم سمیرا کو چھوڑ کر گھر واپس چلے جانا، میں خود ہی آ جاؤں گی، اور کار سے اتر کر گاڑیوں کے بیچ میں سے گزرتی فٹ پاتھ پر آ گئی۔ تیز قدموں سے چلتے ہوئے کچھ آگے جا کر اس نے ایک نظر سڑک پر ڈالی جہاں بہت سے لوگ بھیڑ کی شکل میں جمع تھے اور کسی شخص کو اسٹریچر پر ڈال کر ایمبولینس میں چڑھایا جا رہا تھا۔ رش اس قدر تھا کہ ملیحہ صرف زخمی کے پیر ہی دیکھ سکی۔ لائبریری پہنچ کر ملیحہ نے اندر کا ایک چکر لگایا، پھر باہر آ گئی۔ اسے وجدان کی نظر نہیں آیا تھا۔ ابھی 10 بجنے میں بھی تو آدھا گھنٹہ باقی ہے، اس نے خود کو تسلی دی اور وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگی، پر اس کا انتظار ہی رہا۔ 10 بجے تک تو ملیحہ اپنے اضطراب کو دباتی رہی، لیکن 10 بجتے ہی اس کی بے چینی اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ آپ کا انتظار میں نے ہر روز کیا ہے۔ اس وقت تو یہ سن کر ملیحہ نے کچھ محسوس نہیں کیا تھا، مگر اب سمجھ آ رہا تھا انتظار کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ گیٹ پر نظر جمائے اس کی آنکھیں پتھرانے لگیں، جانے کتنا وقت بیت گیا تھا۔ کوئی اس سے پوچھتا تو کہہ دیتی صدیاں بیت گئی ہیں۔ گیٹ پر کھڑا واچ مین اور آتے جاتے لوگ اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ سب کچھ فراموش کیے، بس وجدان کے آنے کی دعا مانگتی رہی۔ 5 بجتے ہی وہ بے چین سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ لائبریری کی دوسری جانب ایک جنرل اسٹور تھا۔ ملیحہ سڑک کراس کرتی اسٹور میں گھس گئی۔ ہیلو، چوتھی بیل پر فون ریسیو کیا گیا۔ سمت، آواز پہچان کر ملیحہ کے ہونٹ بے آواز ہلے۔ اس وقت وہ سمیرا کے علاوہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سمیرا کو بلا دیں، اس نے جلدی سے کہا تو اسے ہولڈ کرنے کو کہا گیا۔ ہیلو۔ کچھ دیر بعد ایئر پیس پر سمیرا کی آواز ابھری۔ سمیرا، اتنا بولنے میں ہی ملیحہ کا گلا رون گیا تھا اور اس ڈر سے کہ وہ رو نہ پڑے ملیحہ خاموش ہوگی۔ سمیرا اس کی آواز پر حیران اور پھر خاموشی پر پریشان ہو اٹھی۔ ملیحہ، یہ تم ہو؟ خاموش کیوں ہو گئی؟ پلیز بتاؤ، سب ٹھیک تو ہے؟ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ سمیرا دہل گئی، ہوا کیا ہے؟ ملیحہ نے اس کی بات کی انسنی کرتے ہوئے کہا، مجھے وجدان کا ایڈریس چاہیے۔ اب چپ ہونے کی باری سمیرا کی تھی۔ قدرے توقف کے بعد اس کی آواز آئی، وجدان نہیں آیا؟ پھر اس نے کہا، تم ایسا کرو، چاچو کے آفس فون کرو، وہیں ہوگا۔ تمہیں فون کرنے سے پہلے وہاں فون کیا تھا، پر وہ کئی مہینے سے آفس نہیں آ رہا۔ تو کورٹ میں ہوگا، تم نے معلوم کیا؟
जब वो ऑफिस छोड़ चुका है तो कोर्ट में क्या करेगा? वैसे भी कोर्ट 4 बजे बंद हो जाता है और इस वक्त 5 बज रहे हैं। मलिहा ने झंझला कर कहा। ओह सॉरी। सुमेरा को एहसास हुआ कि उसके सवाल मलिहा को जिज्ज करें तो फौरन संभल कर बोली, अच्छा एड्रेस नोट करो। 1 मिनट। मलिहा ने अपने बैग से पेन और पॉकेट साइज डायरी निकाली और एड्रेस नोट करते ही फ़ोन रखकर दुकानदार को पेमेंट करती वो बाहर आ गई। सड़क के किनारे खाली टैक्सी थी। मलिहा तेजी से दरवाज़ा खोलकर टैक्सी की पिछली सीट पर बैठ गई। मुसाफिर के इंतजार में स्टीयरिंग पर सर रखे ऊँघते ड्राइवर ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। बेबी किधर जाएंगी? मलिहा ने हाथ में पकड़ा कागज़ देखा और बोली, PECHS कॉलोनी। वो यहाँ तक तो आ गई थी पर अब उस डबल स्टोरी बंगले के गेट के सामने खड़ी सोच रही थी कि अगर गेट वजदान के अलावा किसी और ने खोला तो क्या कहकर उसे बुलवाएगी। जो होगा देखा जाएगा। मलिहा ने सर झटक कर नीम प्लेट पढ़ते हुए एड्रेस की तस्दीक की, फिर बेल बजा दी। दौड़ते कदमों की आवाज़ सुनाई दी थी। फिर गेट खुल गया। सब्ज आंखों वाली लड़की के चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो किसी और की आमद का बेचैनी से इंतजार कर रही थी और शायद इसीलिए उसने बिना पूछे दरवाज़ा खोल दिया था और अब मलिहा को देखकर सटपटा गई। आप कौन है? मलिहा उस सवाल पर घबरा सी की। फिर उसने हाथ में दबी चिट उसकी तरफ बढ़ाई। ये एड्रेस आपके घर का है? लड़की ने चिट लेकर एड्रेस देखा, फिर उसे वापस करते हुए कहा, एड्रेस तो यही है पर आपको किससे मिलना है? वजदान मुस्तफ़ा से। क्या वो घर पर है? मलिहा ने कोशिश की कि अपना लहजा नॉर्मल ही रखे पर सवाल ही ऐसा था जिस पर लड़की का चौंकना लाजिम था। आप कौन है और वजदान से क्यों मिलना चाहती हैं? मेरा नाम मलिहा फारूकी है। प्लीज़ आप वजदान को बुला दीजिए, मेरा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। उस लड़की की आंखों से अचानक की तनफ़ुर झलकने लगा था। फिर वो काटदार लहजे में बोली, वजदान घर पर नहीं है, और झटके से गेट बंद करने लगी तो मलिहा ने हाथ रखकर उसे रोकते हुए पूछा, 1 मिनट, क्या आपको मालूम है वो कहाँ गए और कब तक आएंगे? नहीं। वो एक लफ्ज़ बोलकर मलिहा का चेहरा देखने लगी जो बैग से पेन निकालकर उस कागज़ के पीछे कुछ लिखने लगी थी। वजदान जैसे घर आए उनसे कहिएगा इस नंबर पर मुझसे बात कर लें। मलिहा ने कागज़ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। लड़की ने कागज़ उसके हाथ से लेकर गेट बंद कर दिया। मलिहा ने दीवार का सहारा लिया वरना गिर पड़ती। घर पे नहीं है, ऑफिस में भी नहीं है, तो फिर कहाँ चला गया? लाइब्रेरी क्यों नहीं आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि भूल गया हो? खुद कलामी के जवाब में वजदान की आवाज़ उसके कानों में गूंज गई। जब से आपको हिफ्ज़ किया खुद को भूल गया हूँ। एक टीस सी उठी थी जिसको दबाते वो टैक्सी में आ बैठी। आर्ट्स काउंसिल चलो। मलिहा ने कल अपनी पेंटिंग इश्क आतिश वजदान को गिफ्ट करके नुमाइश से हटवाई थी और ये बात वजदान के इल्म में भी थी। मलिहा इस उम्मीद पर आर्ट्स काउंसिल आई थी कि शायद वजदान पेंटिंग लेने वहाँ आया हो, मगर वो वहाँ भी नहीं मिला। मलिहा ने अपने फ़ोन के साथ वजदान के नाम मैसेज छोड़ा और नुमाइश वाले पोर्शन में आ गई, उस उम्मीद पर कि एक एक शख्स का चेहरा देखती रही कि शायद वो वजदान होगा, मगर उसकी निगाहें नामुराद लौट आईं। ड्राइवर को वापस लाइब्रेरी चलने का कहते हुए उसने रिस्ट वॉच पर नज़र दौड़ाई तो 6:45 हो रहे थे। उसे घर से निकले 8 घंटे से ज़्यादा बीत चुके थे। क्या आप अपने 24 घंटों में से एक पल मुझे नहीं दे सकती? उस वक्त वजदान के लहजे में जितनी इल्तजाएं थी उससे ज़्यादा उस वक्त मलिहा के चेहरे पर रकम थी। लाइब्रेरी पहुंचकर मलिहा ने हॉल का एक चक्कर लगाया। वजदान को ना पाकर वो कुछ सोचते हुए वॉचमैन के पास आई। खान साहब आपसे किसी के बारे में पूछना है। पूछो। खान साहब की इजाज़त के बाद मजीद बोली। 24-25 साल का सांवले रंग का लड़का है, कद तकरीबन 6 फुट, आंखों और बालों का रंग स्याह है और अक्सर यहाँ आता है। क्या आज सुबह यहाँ आया था? आप वकील साहब का तो नहीं पूछता है? खान साहब ने सोचते हुए अंदाज में कहा। मलिहा फौरन बोली, हाँ मैं उन्हीं का ही पूछ रही हूँ। 2-3 महीने से रोज़ आता है पर आज नहीं आया। आपको यकीन है वो नहीं आए? मलिहा की बात पर वो हंसने लगे। क्या आप बात करता है जी, सुबह से हम इधर बैठा है, आधा तो हम दिखता नहीं। वो इतने यकीन से कह रहा था कि मलिहा को उसकी बात मानना पड़ी। वो डगमगाते कदमों से सीढ़ियों तक आ गई। मैं सारा दिन आपका इंतजार करूंगा। एक सरगोशी कहीं आसपास सुनाई दी तो मलिहा ने तड़प कर कानों पर हाथ रख लिया। उसका जब्त टूट रहा था। उसने सीढ़ियों पर बैठकर सर घुटनों पर रख लिया। 6:30 बजे जब मलिहा ने कसरे फारूकी में कदम रखा वो अपना यकीन हार चुकी थी और इस हार का चेहरा ड्राइंग रूम में मौजूद कोई शख्स न देख ले, इसलिए वो पिछली तरफ हॉल के दरवाजे से अंदर आई। बहादुर, मेरे लिए कोई फ़ोन तो नहीं आया था? पास से गुजरते बहादुर को रोककर उसने पूछा। नहीं बीबी साहब, पर आप कहाँ चली गई थी, वो भी आज के दिन? मलिहा की आखिरी उम्मीद भी ख़त्म होगी। वो बहादुर को जवाब दिए बगैर अपने कमरे में आ गई। ठंडे यख पानी से मुंह धोते हुए उसने आंसुओं के हर निशान को बेदर्दी से रगड़ डाला। फिर तौलिए से चेहरा खुश्क करती वो ड्रेसिंग रूम में आ गई। अलमारी के दोनों पट खोले। वो बारी बारी हर सूट का जायज़ा ले रही थी। फिर बहुत सोचकर उसने पीच कलर के ड्रेस को निकाला तो नज़र उसके पीछे लटकते सूट पर ठहर गई। पिंक कलर के चूड़ीदार पजामे पर सफ़ेद कमीज़ थी।
जिस पर पिंक रंग के मोतियों से गले और कमीज के हाफ स्लीव्स पर नफीस काम बना हुआ था। पिंक एंड वाइट कंट्रास्ट दुपट्टे को हाथ में लेते हुए उसे कुछ याद आया। तुम सफेद रंग मत पहना करो, इस रंग में इतनी प्यारी लगती हो कि डर लगता है नजर ना लग जाए। नजर तो लग चुकी नूरुल हुदा, अब किस बात का डर? उसने सोचा और वही सूट बाहर निकाल लिया। ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी होंठों पर पिंक कलर की लिपस्टिक की तह जमा ली। मलिहा जिंदगी में पहली बार इतने एहतमाम से तैयार हुई थी। दोनों कलाइयों में भर भर कर वाइट और पिंक चूड़ियां डालकर उसने कानों में चांदी के आवेजे पहने, फिर बेड पर आ बैठी। झुककर सैंडल पाँव में डालकर उसने बेड से दुपट्टा उठा के शानों पर फैलाया। खुले बालों को एक हाथ से संवारते हुए उसकी नज़र आईने में नजर आते अपने ही अक्स पर पड़ी। आज की तारीख में मेरे लिए रोशनी, रंग और उम्मीद तीनों ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन नूरुल हुदा फारूकी, इन्हें आपकी ज़िंदगी में हमेशा रहना चाहिए, उसने कहा था और कमरे से निकल गई। ड्राइंग रूम के दरवाजे पर कदम रखते ही मलिहा की नज़र ब्लैक पैंट पर मैरून शर्ट पहने नूरुल हुदा पर पड़ी। उसी पल नूरुल हुदा ने भी दरवाजे की तरफ देखा। नूरुल हुदा की आंखों की वो चमक मलिहा के लिए नई थी। उसने पलकें झुका लीं। बाकी लोग भी मलिहा की तरफ मतवज्जे हो चुके थे। पल भर में उसकी कज़न्स ने उसे अपने घेरे में ले लिया था, मगर सुमेरा उठ नहीं सकी। किसी मौजे की उम्मीद करते करते मलिहा को देखकर उसे एहसास हुआ था कि मौजे अब नहीं होते। वो समझ गई कि मलिहा वजदान से नहीं मिल सकी। हद करती हो बेटा, आज के दिन शॉपिंग पर जाने की क्या ज़रूरत थी? अब देखो ज़रा, सब आए बैठे हैं और तो और दूल्हा भी मौजूद है, पर दुल्हन शादी की शॉपिंग करने गई हुई है। बड़ी मुमानी ने उसे देखकर कहा तो मलिक नासिर उसके कुछ बोलने से पहले बोल पड़े। छोड़िए भाभी, अब बातों में मजीद वक्त क्या गंवाना, आओ बेटी रस्म कर ली जाए। आखिर में वो मलिहा से बोले थे। मलिहा ने कदम बढ़ाया तो सुमेरा एकदम उसके कान के पास आकर बोली, इनकार कर दो, हम सब तुम्हारा साथ देंगे। किस बर्ते पर? मलिहा ने उसकी तरफ देखकर जहर में बुझी सरगोशी की और आगे बढ़ गई। किसी ने उसे बाजू से पकड़कर नूरुल हुदा के पहलू में बिठा दिया। फिर बाबा जान की इजाज़त से नूरुल हुदा ने उसके बाएं हाथ की उंगली में अपने नाम की अंगूठी पहना दी। खाने के बाद जब मेहमान रुखसत होने लगे तो मलिहा सुमेरा के गले लगकर आजिज़ी से बोली, आज रुक जाओ सुमेरा। सुमेरा हामी भर लेती। फिर उसने आफाक को देखा जो इशारे से मना कर रहा था, तो वो मजबूर होगी। आज तो नहीं रुक सकती, मगर कल मैं सुबह ही आ जाऊंगी, उसने मलिहा को खुद से अलग करते हुए कहा। अपना ख्याल रखना। फिर मलिहा का गाल चूमकर वो गाड़ी में जा बैठी। पोर्च में अब सिर्फ वो, बाबा जान और नूरुल हुदा रह गए थे। मलिहा उन दोनों की तरफ देखे बिना ही पलटकर अंदर चली गई। वो हॉल में आई तो अपने कमरे की सीढ़ियां चढ़ने के बजाय खुले दरवाजे से लॉन में आ गई। नंगे पांव चहलकदमी करते हुए मलिहा के पैरों के नीचे भीगी घास का नरम कालीन बिछा था, लेकिन मलिहा को यूं लग रहा था जैसे उसके पांव सुलगते अंगारों पर हों। इस एहसास के बावजूद उसने टहलना बंद नहीं किया। बर्दाश्त के रास्तों पर एक ऐसा मोड़ आता है जहां पहुंचकर दर्द बहुत बेदर्द हो जाता है, और इसी इंतहा पर पहुंचकर सब्र की चादर ओढ़े इंसान ऐसी कैफियत से गुजरता है जहां सवाल करार का नहीं, बेकरारी का हो जाता है। फिर जितना दर्द बढ़ता है उतना सुकून मिलता है। मलिहा भी खुद अजियती की इसी कैफियत से गुजर रही थी। चक्कर काटकर बार बार पलटते हुए वो एक बार पलटी तो सामने नूरुल हुदा थे। अच्छी खासी ठंड है और तुम यूं नंगे पांव गीली घास पर चल रही हो, कोई शॉल वगैरह भी नहीं ली, बीमार पड़ जाओगी। सुहानी शाम थी और महबूब नजरों के सामने। नूरुल हुदा को शायद कुछ और कहना चाहिए था, पर वो उसे बोले बगैर रह नहीं सके। एक बेमायनी जी बोलकर मलिहा उनके बराबर से गुजरती सीढ़ियों पर बैठकर सैंडल पहनने लगी। सैंडल पहनकर उसने अंदर की तरफ कदम बढ़ाए ही थे कि नूरुल हुदा ने अचानक ही पूछ लिया, तुम खुश हो? दूसरी सीढ़ी पर रखा मलिहा का पांव अपनी जगह पर जम गया। वो संभली, फिर पलटकर उन्हें देखते हुए पूछा, आप खुश हैं? नूरुल हुदा ने आंखें बंद करके हवा में फैली ताजगी को सांस के साथ अपने अंदर उतारते हुए कहा, बहुत। तो समझे मैं भी खुश हूँ। वो कसदन मुस्कुराई। नूरुल हुदा ने उसकी तरफ देखा और पास चले आए। मैं जानता हूँ तुम्हें एहसास भी नहीं होगा कि मैं पहली ही नज़र में अपना हर एहसास तुम्हारे नाम कर चुका हूँ। मलिहा के लिए ये सचमुच इंकशाफ था, मगर उसके हिसाब पहले इस कदर लूट चुके थे कि वो हैरान भी नहीं हो सकी, बस उन्हें देख कर रह गई। हाँ मलिहा, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच है कि मेरा दिल जब भी धड़कता है तो शिद्दत के साथ ये एहसास होता है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, और ये मोहब्बत मुझे ज़िंदगी की तरह अजीज़ है। लेकिन एक चीज़ है जो मुझे अपनी ज़िंदगी से और अपनी मोहब्बत से भी बहुत ज़्यादा अजीज़ है। जानती हो वो चीज़ क्या है? उन्होंने पूछा। मलिहा अब भी खामोश खड़ी बस उन्हें देखती रही। तुम्हारी मुस्कुराहट। उस दिन याद है जब मैं और बाबा जान वहाँ लॉन में बैठे थे? उन्होंने 2 लॉन चेयर्स की तरफ इशारा किया जिनकी सफ़ेदी अंधेरे में चमक रही थी। मलिहा ने यूं ही सर घुमाकर देखा। वो कह रहे थे,
उन्होंने मुझसे पूछा, मलिहा से शादी करोगे? तो मैंने उनसे कहा था आई लव हर, लेकिन मैं मलिहा से शादी सिर्फ इस सूरत में करूंगा अगर मलिहा को एतराज़ ना हो। मलिहा को कुछ दिन पहले का वो मंजर याद आ गया और नूरुल हुदा का जुमला भी। मैं मलिहा की खुशी की खातिर अपना दुख भी सह सकता हूँ। वो गायब दिमाग खड़ी थी कि अचानक ही नूरुल हुदा ने उसका हाथ थाम लिया। मलिहा ने उनकी तरफ देखा और उसके बाएं हाथ को थामकर उसकी उंगली में पड़ी अंगूठी के डायमंड को अंगूठे से जरा छू कर बोल रहे थे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मगर तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी गुजारने वाली हो और उससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर तुम्हारा ज़हन मुझे इस रिश्ते के साथ कबूल कर सके तो ठीक है, और अगर ना कर सके तो ज़बरदस्ती नहीं है। वो बोलते हुए एक पल को चुप से हो गए, फिर उसका हाथ छोड़कर बोले, तुम जब चाहो मेरा साथ छोड़कर जा सकती हो। मुझे कहीं नहीं जाना हादी भाई, फौरन ही उसकी जुबान से निकला था और फौरन ही उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया और संभल कर बोली, रिश्ते जब बनाए जाते हैं नूरुल हुदा तो उन्हें निभाया करते हैं, तोड़ा नहीं करते। नूरुल हुदा को एकदम ही अपना आप हल्का फुल्का लगने लगा। इसका मतलब है कि मुझे इस पल का इंतजार करने की इजाज़त है जब तुम एक नए रिश्ते से मेरी ज़िंदगी में कदम रखोगी। उनकी निगाहों से झलकती वारफ्तगी मलिहा सह नहीं पाई और अचानक ही मुड़कर अंदर आई और सीढ़ियाँ चढ़ती अपने कमरे में आ गई। नूरुल हुदा इस अंदाज को उसकी अदा समझकर मुस्कुराने लगे। साइंस कहती है कायनात में मौजूद हर शय की बुनियाद अकाई है। हमारे जिस्म को ही देख लिया जाए, लाखों करोड़ों खुलियों से बना हमारा जिस्म एक खुलिये से शुरू होता है। मादे की शुरुआत एटम से होती है। यहाँ तक कि अरबों खरबों मील पर फैली इस कायनात को अगर रिवर्स प्रोसेस में डाल दिया जाए तो ये पूरी कायनात महज एक नुक्ते में सिमट जाए। मुझे साइंस के इस नज़रिए पर कोई एतराज़ नहीं, मगर मेरी ज़िंदगी में ये कानून कमज़ोर पड़ने लगता है क्योंकि मेरी ज़िंदगी की बुनियाद अकाई नहीं बल्कि एक तकोन है। एक ऐसी तकोन जिसके हर जाविये की पैमाइश 60 डिग्री है, यानी हर जाविये की पैमाइश बराबर है और किसी भी तरह इन तीनों जावियों में इम्तियाज़ नहीं किया जा सकता। इस तकोन के एक सिरे पर बाबा जान खड़े हैं। बाबा जान का और मेरा रिश्ता शीशे और पत्थर का रहा है। शीशा अपनी जगह कायम रहे उसके लिए पत्थर से फासला ज़रूरी है। इसीलिए मैं उनके पास जाने से हमेशा घबराती रही कि कहीं चोट ना खा बैठूं। मेरा डर कैसा सच्चा था। तकोन के दूसरे सिरे पर नूरुल हुदा है। हादी भाई ने मेरी ज़िंदगी के हर खला को भर दिया। बिना मांगे उन्होंने मुझे वो सब कुछ दिया जो मुझे कभी किसी से नहीं मिला था। उन्होंने मुझे चाहा भी तो अपने लिए नहीं बल्कि मेरे लिए चाहा। एकदम खालिस और बेगर्ज मोहब्बत, और बदले में भी कभी कुछ नहीं मांगा। लेकिन अगर वो नहीं मांगेंगे तो क्या मैं दूंगी नहीं? तकोन के तीसरे कोने में खड़ा तीसरा शख्स वजदान मुस्तफ़ा है। वजदान मुस्तफ़ा मेरी ज़ात का आईना, मेरी यकीन का चेहरा, मगर आज उस चेहरे के नकूश धुंधला रहे हैं। अब सवाल पाने और खोने का नहीं, अब सवाल मेरे एतबार का है। बाबा जान, नूरुल हुदा और वजदान एक तकोन के 3 कोनों पर खड़े 3 लोग। वो 3 लोग जिन्हें मैंने टूट कर चाहा, और उनमें से कोई एक भी अगर मेरी ज़िंदगी के मंजरनामे से हटा तो उस आधी अधूरी ज़िंदगी को जीना मुश्किल हो जाएगा। मगर मैं ये भी जान चुकी हूँ कि ये तीनों कभी एक साथ खड़े नहीं हो सकते। बाबा जान, नूरुल हुदा और वजदान वो 3 लोग जिन्हें मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मोहब्बत की, और मेरी ज़िंदगी के सबसे कठिन मोड़ पर वो तीनों ही मुझे अकेला छोड़ गए। मुझे किसी के साथ की ज़रूरत है, मेरा साथ कौन देगा? दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मलिहा ने डायरी लिखना छोड़कर आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खुला है, आ जाओ। उस आवाज़ के साथ ही बहादुर कमरे में आया। कहो क्या बात है? मलिहा ने पूछा। बीबी साहब, आपके लिए फ़ोन आया है। मलिहा की निगाहों में ज़मानो मकां घूम गए, यहाँ तक कि पहुँचकर डायरी खामोश हो गई थी। तानिया ने फ़ौरन अगला सफ़ा पलट कर देखा और फिर बाकी के सारे वर्क पलट कर देख लिए। हर वर्क सा तानिया ने खिड़की से बाहर आसमान को देखा। हर वर्क सादा था। तानिया ने खिड़की से बाहर आसमान को देखा जिस पर रोशनी धीरे धीरे बिखरती जा रही थी। पूरी रात डायरी पढ़ने से अब उसकी आंखें बुरी तरह दुख रही थी। वो आंखें बंद करके सीधी लेट गई। पिछली रात इंकशाफात की रात थी। वो गहरी सांस लेती खुद को उस एसाब शिकन कैफियत से आज़ाद कराने की कोशिश कर रही थी। दास्तान एक अजीब मोड़ पर आकर रुकी थी। तानिया सोचने लगी, आगे क्या हुआ होगा? उस रात वो टेलीफोन किसका था? क्या वजदान का? उसने क्या कहा होगा? और अगर रात को आने वाले फ़ोन वजदान का था तो जब दिन भर मलिहा उसे ढूंढती रही तो वो क्यों नहीं मिला? वो उस दिन लाइब्रेरी क्यों नहीं आया था? और फ़ोन पर कहीं उसने ये तो नहीं कह दिया होगा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, अल्लाह हाफिज़ वगैरह वगैरह? नहीं, उसने फ़ौरन ही अपने क्यास को रद्द कर दिया। अगर ऐसा होता तो मलिहा पापा से शादी कर लेती और पापा से शादी के बाद तो उसे कसरे फारूकी में ही होना चाहिए था, मगर वो तो कहीं नहीं है। कोई इसका नाम तक लेना गवारा नहीं करता। क्या वजदान ने फ़ोन पर अपने ना आने की वजह बताकर माजरत कर ली थी और उसके बाद मलिहा ने दादा जान के सामने शादी से इनकार कर दिया होगा?
मगर दादा जान ने तो फैसला वापस नहीं लेने वाले थे, तो फिर ये हो सकता है कि मलिहा ने उनकी मर्जी के बगैर वजदान से शादी कर ली हो। लेकिन ऐसा होना भी मुश्किल है। मलिहा ने कहा था वो अपने बाबा जान को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। अपने दूसरे कयास को भी रद्द करते हुए उसने सोचा और सोचती रही। लेकिन अगर ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था, तो आखिर हुआ क्या था? मलिहा अचानक ही कहाँ गुम हो गई? उसने आखिर क्या किया था जो उसका जिक्र खुद उसके ही घर में बैन हो गया था? और बरसों गुजर जाने के बाद भी ना तो उसने कभी कसरे फारूकी में कदम रखा और ना कभी किसी की जुबान पर उसका नाम आया। और पापा और दादा जान के दरमियान मौजूद खलीज की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? मंगनी की रात तो सब ठीक था, फिर क्यों पापा दादा जान से मुतनफ़र हो गए? वो उलझती हुई उठ बैठी। क्या मुश्किल है? मैंने तो सोचा था मलिहा की डायरी कसरे फारूकी के राजों पर से पर्दा उठा देगी, पर उसने तो और भी कई मामों को जन्म दे दिया है। कितनी अजीब सी बात है, पापा जो मामा से इतनी मोहब्बत करते हैं, मामा से पहले किसी और को चाह चुके हैं। मगर पापा की मोहब्बत तो मुकम्मल होने जा रही थी, अधूरी कैसे रह गई? कहानी की हर कड़ी बीच से गायब हो गई है और ऐसा कोई नहीं जो बता सके कि हकीकत में क्या हुआ था। उसने गहरा सांस खींचते हुए खुद को रिलैक्स किया और एक नए रुख पर सोचने लगी। इस कहानी के 4 ही बुनियादी किरदार हैं जो कि सच पर से पर्दा उठा सकते हैं, मगर 2 किरदार तो जुबाबंदी के अहद पर कारफरमा हैं। तीसरा किरदार मंजर से ही गायब है और चौथा किरदार अचानक ही कोई ख्याल आया था, वजदान मुस्तफ़ा। ये शख्स मेरे लिए यकीनन अजनबी है, मगर ये नाम नहीं। जस्टिस वजदान मुस्तफ़ा, ये महज मेरा अंदाज़ा है, मगर तस्दीक तो करनी पड़ेगी। एएसपी शायान मुस्तफ़ा, मैंने सोचा था तुमसे दोबारा कभी नहीं मिलूंगी, लेकिन अगर मुझे वजदान मुस्तफ़ा से मिलना है तो तुमसे एक आखिरी मुलाकात नागुज़ेर हो गई है। उसने दिल में कहा। दादा जान शाम को आने वाले थे, लेकिन तानिया रिस्क नहीं लेना चाहती थी। वो डायरी उठाकर दादा जान के कमरे में आके और एहतियात से डायरी वापस उसी जगह रख दी जहाँ से कल उसने उठाई थी। उसके बाद वो अपने कमरे में आई। वो ऑफिस जाने की तैयारी करने लगी। उसने महसूस किया था आजकल पापा उस पर कुछ ज़्यादा ही नज़र रखे हुए हैं। उन्होंने तानिया से तो कुछ नहीं कहा था, मगर उनकी नज़रें अब हर वक्त तानिया को खोजती रहती और तानिया नहीं चाहती थी कि उसकी तरफ से कुछ ऐसा हो कि वो चौंक जाए। आधे घंटे में तैयार होकर वो डाइनिंग टेबल पर चली आई। गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग पापा। रोज़ की तरह ही आज भी दुपट्टा और फाइल्स उसने बाजू में दबोचे हुए थे। बैग समेत बाकी सब कुछ साथ वाली चेयर पर ढेर करते हुए उसने हाथ में पकड़ा मोबाइल भी यूं ही कुर्सी पर डाल दिया। नज़र का चश्मा फिसल कर नाक की नोक पर आ टिका था, जिसे नूरुल हुदा ने हाथ मारकर सही करते हुए जवाबन उसे गुड मॉर्निंग कहा और फिर से अखबार के सफ़े उलटने लगे। मरियम ने किचन की तरफ आवाज़ लगाई, बहादुर तानिया के लिए नाश्ता ले आओ। तानिया नाश्ता कर रही थी कि नूरुल हुदा ने अखबार साइड में डालते हुए मरियम से जूस के लिए कहा, पापा वैसे आपकी ये आदत काफ़ी अलग सी है। तानिया चोर नज़रों से उन्हें देख रही थी। कौन सी आदत? वो समझे नहीं। यही लोग चाय के साथ अखबार पढ़ना पसंद करते हैं और आप अखबार पढ़कर जूस पीते हैं। ये आदत मेरी नहीं किसी और की थी। उनके मुंह से ये एतराफ़ सुनकर तानिया को वाकई हैरत हुई। उसे अंदाज़ा नहीं था कि नूरुल हुदा इतने आराम से ये बात कह देंगे, जबकि इस एतराफ़ के पीछे एक पर्दा नशी का नाम छुपा था। आपने क्यों अपना ली? ये आदत किसकी थी? उसने जानबूझकर नहीं पूछा कि जवाब आने की तवक्को नहीं थी। नूरुल हुदा ने उसकी तरफ देखे बगैर कहा, कुछ लोग होते हैं जिनकी हर चीज़ अपना लेने को दिल करता है, यहाँ तक कि आदतें भी। पापा आपने कभी स्मोकिंग की है? कुछ देर खामोशी से नाश्ता करने के बाद उसने फिर पूछा। इस बार नूरुल हुदा ने कुछ चौंक कर उसकी तरफ देखा। तानिया थोड़ा सा गड़बड़ा गई। अपनी पुरतजस्सुस फितरत पर गुस्सा भी आया, मगर अब तो सवाल कर चुकी थी। अनजान सी बनकर ऑमलेट को प्लेट में नचाती रही। तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही, उसने सरसरी से अंदाज में कहा। हम आदतों पर बात कर रहे हैं और अक्सर मर्दों को सिगरेट पीने की आदत होती है, बस इसीलिए पूछ रही हूँ। लेकिन नूरुल हुदा को कभी भी सिगरेट पीने की आदत नहीं रही, मरियम ने कहा। तो नूरुल हुदा बोले, नहीं मरियम, मैं स्मोकिंग किया करता था। तुम स्मोकिंग करते थे? वो हैरान हुई। लेकिन मैंने तो कभी तुम्हारे हाथ में सिगरेट नहीं देखा। शादी से काफ़ी अरसा पहले मैंने स्मोकिंग छोड़ दी थी, वरना लंदन में रहते हुए और फिर पाकिस्तान आने के बाद भी मैं कुछ अरसे तक चेन स्मोकर हुआ करता था। इसका मतलब है तुम शादी से पहले काफ़ी अलग थे और शादी के बाद तुमने बहुत सी आदतें बदल ली। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। तानिया नाश्ता कर चुकी थी। नैपकिन से हाथ साफ करते हुए उसकी नज़र टेबल पर नूरुल हुदा के सामने रखे उनके वॉलेट पर पड़ी। वो डायरी में लिखी हर बात की तस्दीक कर लेना चाहती थी। उसने हाथ बढ़ाकर वॉलेट उठा लिया और फिर बड़े सरसरी से अंदाज में नूरुल हुदा का शनाख्ती कार्ड निकाल कर देखने लगी। नाम नूरुल हुदा फारूकी, वालिद का नाम मजहर फारूकी। इतने सामने की बात न जाने मैंने पहले कभी क्यों नोट नहीं की, उसने सोचा और कार्ड वापस वॉलेट में डालकर वॉलेट टेबल पर रख दिया और नॉर्मल से अंदाज में चाय पीने लगी।
نور الہدا اس کی حرکت کو نوٹ کر چکے تھے مگر مطلب اخذ نہیں کر سکے، اس لیے کچھ پوچھا بھی نہیں۔ وہ اپنا جوس ختم کر چکے تھے، ٹیبل سے والیٹ اور دوسری چیزیں اٹھا کر جانے لگے تو تانیہ بولی، پاپا آج میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، میری گاڑی میں کام نکل آیا، آج ڈرائیور مکینک کے پاس لے جائے گا، مگر میں پہلے فیکٹری جاؤں گا، مجھے آفس چھوڑ کر چلے جائیے گا نا پلیز۔ آخر میں اس نے پلیز کو لمبا کھینچا۔ وہ ہنس کر بولے، ٹھیک ہے چلو پھر، آپ گاڑی میں چل کر بیٹھے، میں بس 2 منٹ میں آتی ہوں۔ وہ بول کر جلدی جلدی چائے پینے لگی۔ باپ کو ڈرائیور بنا دو، نور الہدا نے اس کے سر پر تھپ لگائی اور جانے لگے۔ سنو، شام میں جلدی گھر آ جانا۔ مریم نے یاد آنے پر پکار کر کہا۔ نور الہدا مسکراتے ہوئے پلٹے اور کرسی پر کوہنی ٹکا کر جھکتے ہوئے انہیں گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے زومانی انداز میں بولے، کیا بات ہے، آج بڑے عرصے بعد شام میں جلدی گھر آنے کی فرمائش کی ہے۔ تانیہ کو ان کے انداز پر ایک دم سے ہنسی آ گئی۔ اس نے فوراً چائے کا کپ منہ سے دور کیا ورنہ چائے اس کے کپڑوں پر چھلک جاتی۔ مریم کو نور الہدا کی آنکھوں سے زیادہ تانیہ کی ہنسی نے بلش کر دیا تھا۔ بچوں کا تو خیال کر لیا کرو، وہ آنکھیں نکال کر بولی۔ بچے اب بڑے ہو چکے ہیں، ان پر کچھ اثر نہیں ہوا تھا، مریم سچ ہو کر بولی۔ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں۔ اچھا تو یہ بات ہے، وہ جیسے اصل مسئلے کو سمجھ گئے۔ انہوں نے گاڑی کی چابی تانیہ کو پکڑا کر کہا، کب چھوڑو، چائے آفس میں پی لینا، اور اب تم جا کر گاڑی میں بیٹھو، میں 2 منٹ میں آتا ہوں۔ نور الہدا میں تمہارا کیا کروں، بے اختیار مریم کی زبان سے نکلا اور ہونٹ دبا کر ہنسی روکتی ہوئی تانیہ چابی پکڑ کر کپ رکھتی اپنا ساز و سامان اٹھا کر باہر بھاگ گئی۔ 2 منٹ بعد جب نور الہدا کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھے تو ان کی مسکراہٹ دیکھ کر تانیہ بھی مسکرانے لگی۔ نور الہدا نے اسے مسکراتے دیکھا تو ذرا روب سے بولے، تم ہنس کیوں رہی ہو؟ وہ بھی ان کی بیٹی تھی، جھجکے بغیر بولی، پاپا آپ نے کبھی نوٹ کیا ماما شرماتے ہوئے بہت خوبصورت لگتی ہیں؟ اسے مروب نہ ہوتے دیکھ کر نور الہدا نے بھی روب ڈالنے کا پروگرام ملتوی کر دیا اور ہنس کر بولے، ہاں مگر وہ شرماتی بہت کم ہے۔ خاص طور پر کل رات ڈائری پڑھ لینے کے بعد تانیہ کو نور الہدا کی مریم سے محبت دیکھ کر مطمئن بلکہ خوش ہونا چاہیے تھا، مگر نہ جانے کیوں گاڑی سٹارٹ کرتے نور الہدا کے چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ دیکھ کر وہ اچانک آزردہ سی ہو گئی۔ کیا پاپا کو ملیحہ ذرا بھی یاد نہیں؟ اس نے دکھ سے سوچا۔ شام کو اس کی واپسی ہوئی تو خلاف معمول نور الہدا بھی اس کے ساتھ تھے۔ ان دونوں کے پہنچنے سے پہلے اظہر فاروقی واپس آ چکے تھے اور اب فریش ہو کر لاؤنج میں سب کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ان سے مل کر تانیہ اپنے کمرے میں آ گئی، پھر فریش ہو کر چینج کرنے کے بعد لاؤنج میں آئی تو نور الہدا بھی چینج کر کے وہاں آ بیٹھے اور اب وہ مریم اور بابا جان کی تانیہ کی شادی کا ٹاپک لے کر بیٹھے تھے۔ تانیہ کسی رد عمل کے بغیر چپ چاپ دادا جان کے برابر صوفے پر بیٹھ کے، اس کے دونوں بھائی بھی وہاں تھے مگر ظاہر ہے اس ٹاپک میں ان کے بولنے کی گنجائش کہاں تھی۔ وہ دونوں آرام سے الگ تھلگ بیٹھے ایک دوسرے کے کان میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ تم دونوں نے انصر کے ماں باپ سے کوئی بات نہیں کی؟ بابا جان پوچھ رہے تھے۔ نور الہدا نے جواب دیا، نہیں، مگر شاید وہ اور انتظار نہیں کرنا چاہتے۔ آج تیمور میرے آفس آیا تھا اور ہم سب کو اپنے گھر ڈنر پر بلایا ہے۔ کل شام عروسہ آئی تھی، اس نے مجھ سے بھی ڈنر کے لیے کہا تھا۔ صبح میں تم سے یہی کہنے والی تھی لیکن تم تو… مریم نے بات ادھوری چھوڑی۔ نور الہدا صبح کی بات کو یاد کر کے مسکرائے، پھر سنجیدہ ہو کر بولے، ڈنر کے لیے انکار نہیں کیا جا سکتا اور وہ لوگ شادی کی بات بھی ضرور کریں گے۔ بالکل، مریم نے تائید کی۔ اب آپ دونوں طے کریں کہ اس بات کا جواب کیا دیا جائے۔ نور الہدا سے پہلے ہی بابا جان ٹوک کر بولے، ہم دونوں یہ بات کیسے طے کر سکتے ہیں؟ یہ تو تانیہ کا فیصلہ ہے کہ اسے انصر سے شادی کرنی بھی ہے یا نہیں۔ تانیہ نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ اسے بابا جان کے الفاظ پر کبھی بھی حیرت نہیں ہوتی اگر وہ ملیحہ کی ڈائری نہ پڑھ چکی ہوتی، مگر اب وہ حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ بولو تانیہ، تم کیا چاہتی ہو؟ نور الہدا نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں کیا چاہتی ہوں؟ وہ ان کے الفاظ پر کھوسی کی۔ بھلا میں کیا چاہ سکتی ہوں؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ پھر بھی بیٹا، تم نے کچھ تو سوچا ہوگا، وہ اصرار کر رہے تھے۔ تانیہ چپ سی ہو گئی۔ بابا جان نے بھی اسے چپ دیکھ کر ٹوکا، بولو تانیہ، جواب دو۔ اب وہ کیا جواب دے گی؟ آپ نے کیا سنا نہیں، خاموشی نیم رضامندی ہوتی ہے؟ مریم اس کی خاموشی کو اس کا اقرار سمجھ کر مطمئن سی ہو کر بولی تو بابا جان کی روح تک کسی خیال سے کانپ کی تھی۔ خاموشی صرف رضامندی نہیں ہوتی مریم، کبھی کبھی خاموشی جبرن بھی ہوتی ہے۔ اپنے ساتھ لگا کر تانیہ کی پیشانی چومتے انہوں نے مزید کہا، تانیہ جواب دے گی اور اپنی زندگی کا فیصلہ وہ اپنے الفاظ میں کرے گی۔ اس کی واضح رضامندی کے بغیر تم عروسہ یا تیمور سے کوئی بات نہیں کرو گی۔ بڑوں کے فیصلے بچوں کی زندگی سے بڑے نہیں ہوتے، وہ قطعیت سے بولتے تانیہ کے لیے ناقابل برداشت ہو رہے تھے۔ تانیہ نے ہمیشہ اپنے لیے انہیں پرشفقت پایا تھا مگر اب وہ جانتی تھی کہ خود اپنی بیٹی کے لیے ان کے دل میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ آخر میں ان کی لگتی ہی کیا ہوں؟ اس نے سوچا، صرف بھتیجے کی بیٹی؟ اور میری خاموشی کا بھی کتنا خیال ہے؟ لیکن وہ جو ان کی بیٹی تھی ان کے پیروں پر سر رکھ کر روتے ہوئے فریاد کرتی رہی اور ان کا دل نہیں پسیجا۔ کیا دوغلا معیار ہے؟ خوف زدہ انداز میں سوچتے ہوئے وہ ان سے الگ ہو کر دور
होकर बैठी। उसे एकदम से एहसास हुआ कि वो मलिहा के हक पर कब्जा जमा कर बैठी है। उसने अपने चेहरे के तासुरात तो काबू में रखे, मगर आंखों से नागवारी छलक रही थी। किसी और ने तो उसकी बेजारी को महसूस नहीं किया, मगर नूरुल हुदा ना सिर्फ महसूस कर चुके थे बल्कि हैरान भी थे। तानिया को तो बाबा जान के साथ बैठना भी दोभर लग रहा था। वो उठी और अपने कमरे में जाने लगी। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके ज़हन में स्पार्क हुआ। वो रुकी और मुड़ते हुए नूरुल हुदा को देखने लगी। आज उसे समझ आ गया था कि क्यों बाबा जान की तानिया के लिए मोहब्बत नूरुल हुदा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। मैं जान गई हूँ बाबा, आप मलिहा को नहीं भुला सके। आप आज भी उससे मोहब्बत करते हैं, आज भी उसकी तकलीफ आपको बेचैन किए हुए है। सुबह इस ख्याल ने उसे अफसुर्दा कर दिया था कि नूरुल हुदा को मलिहा याद नहीं, और अब इस तसव्वुर ने उसे बेचैन कर दिया कि नूरुल हुदा मलिहा को नहीं भूले थे। अधूरी मोहब्बत की याद किस कदर दर्द देती है, ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है, उसने कर्ब से सोचा था।